गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th चैप्टर है आपका पहलवान की ढोलक और लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म सन 4 मार्च सन 1921 आरोही हिंगना जिला पूर्णिया अब जो अररिया बिहार में पड़ता है। इनकी प्रमुख रचनाएं मैलांचल, परती परी कथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे उपन्यास, ठुमरी, अग्निखोर, आदिम, रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, कहानी संग्रह, ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, संस्मरण, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज तथा रेणु रत्नावली जो 5 खंडों में प्रकाशित हुई है। इनकी का निधन 11 अप्रैल सन 1977 पटना में हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यास के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सन 1950 में नेपाली जनता को राजशाही दमन से मुक्ति दिलाने के लिए इन्होंने भरपूर योगदान दिया। इनकी साहित्य साधना व राष्ट्रीय भावना को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्म श्री से अलंकृत किया है। फणीश्वर नाथ रेणु की जो रचनाएं हैं उनमें जो एक आंचलिक साहित्यकार के रूप में ये जो दिखाई देते हैं या उनका जो साहित्य है सारा एक आंचलिक साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। इन्होंने विभिन्न राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय होते हुए भी उनमें विशेष रूप से बड़ी निष्ठा से भागीदारी निभाई है। 1954 में इनका उपन्यास मेला आंचल प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास ने हिंदी उपन्यास विधा को एक नई दिशा प्रदान की। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मेला आंचल से ही प्रारंभ हुआ था। इनके उपन्यास में जो साहित्य में है गांव की भाषा, संस्कृति, वहाँ के लोक जीवन को इन्होंने जैसे कि केंद्र बनाकर लाकर खड़ा कर दिया। इसी तरह से जो हमारा चैप्टर है पहलवान की ढोलक, ठीक है, उसमें इन्होंने जो वर्णन किया है एक इस स्थिति का वर्णन करने की कोशिश की है इन्होंने कि पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ साथ लोक कल्याण और कलाकार के जो अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। मतलब जब पहलवान ढोलक बजाता रहता है और उसका एक राजा जो है वहाँ वो पहलवान मानने लगता है, मतलब राजसी पहलवान माना जाने लगता है। तभी उसका बेटा आता है जो राजकुमार है और उनसे वो सारी चीज़ें छीन लेता है। पहलवान भूखा मरने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो इस सारी चीज़ को देखते हुए ही उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इसका जो चैप्टर का वर्णन है किया है कि पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह से उलट जाने पर उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था को आरोपित कर देना। मतलब कि उनका बेटा जो पढ़ लिख के बाहर से आता है उसको वह अपने एकदम सारे उस जो राजकाज हैं सब चीज़ की सारी व्यवस्थाओं को बदलना चाहता है। और यह भारत पर इंडिया के छा जाने की एक समस्या है जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए भी हाय तौबा करने के लिए भूमि पर पटक डालती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी, पहलवानी जैसे शौक जैसे कि क्या पालेगा कोई। मतलब कोई एक पहलवानी का शौक कर भी लिया अगर तो उसमें जब आगे को उसका जीवन ही नहीं चल पाता है तो ऐसे शौक पालने की हिम्मत आदमी नहीं कर पाता। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है बल्कि
भूख और महामारी से भी लड़ने की अपने आप भी और अपने पूरे गांव को हिम्मत जुटाने की कोशिश करता है। और जब तक वह रहता है उससे हिम्मत नहीं हारता और लगातार महामारी और सबसे लड़ने की अपनी जो कोशिश करता है लगातार करता रहता है। कहानी के अंत में जो भूखमरी और महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन सिंह को भी भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, अर्थात कि त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है कि ये व्यवस्था कैसी है, जो पुरानी व्यवस्था है वह कैसी है, नई व्यवस्था कैसी है, क्या कला की जो प्रासंगिकता है, क्या व्यवस्था है जो वह पुराने और नए में ही ढल कर रह गई है, क्या वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, या मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए क्या लोक कल्याण की ये जो भूमिका बनाए रखना है ज़रूरी है। ये कई सारे प्रश्न हमारे सामने छोड़ जाती है। अब मैं आपको चैप्टर का जो अर्थ है शॉर्ट में ये समझाऊंगा, ध्यान से सुनेंगे। जाड़े का दिन अर्थात सर्दी का मौसम है। अमावस्या की रात ठंडी और काली है, मतलब अमावस्या की रात में अंधेरी रात होती है, ठंडी है क्योंकि सर्दी का दिन है, और काली है मतलब कि अमावस में चांद नहीं दिखाई देता इसलिए वह काली। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव, संपूर्ण गांव जो चाहे बड़ा है या छोटा है सब उससे पीड़ित है और सब थर थर काँप रहे हैं। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोंपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का जो सम्मिलित साम्राज्य है और अंधेरा और निस्तब्धता, मतलब कि महामारी के प्रकोप से कुछ जाड़े से सभी चारों तरफ जो झोंपड़ी में या जैसे भी जहाँ छोटे मोटे मकानों में अपने में रह रही है चारों तरफ स्तब्धता है, ताकि किसी का आवाज़ नहीं है, किसी भी तरह की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, अंधेरा है। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही है। निस्तब्धता करुण सिसकियाँ और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही है। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नामो निशान नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना ही भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती, अर्थात क्षीण हो जाती। मतलब कि सर्दियों के दिन है, अंधेरी रात है, अमावस का दिन है, चारों तरफ महामारी के प्रकोप से सन्नाटा छाया हुआ है। चारों तरफ हमें कहीं कोई चहल पहल या किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अगर इस अंधेरी रात में कोई आकाश का तारा टूटकर नीचे गिरे भी तो उसका यह जो प्रकाश है मानो रास्ते में भी समाप्त हो जाएगा। ज्योति अर्थात कि उसकी ज्योति अर्थात शक्ति की रास्ते में क्षीण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अन्य तारे अपनी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। यदि ऐसा होता तो अन्य तारे भी अपने इस भावुकता को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ते। सियारों का क्रंदन, पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। ठीक है, इसमें भयार्थ शब्द आया है, भय से पीड़ित। भयार्थ मतलब सभी लोग भय से पीड़ित हैं क्योंकि महामारी फैली है। जैसे कि अब देख रहे हैं आप कोविड-19 के चलते हुए महामारी से सभी लोग डरे हुए, सहमे हुए और घरों से निकलना बंद था। हमने देखी है कि हैं वे हालात जो कि एक महामारी में जब कभी हैजा और मलेरिया भी शुरू में आए थे तो हमारे हालात बहुत बदतर हो चुके थे। उस समय भी कहीं हैजा या उसका कोई दवाई नहीं थी। तो जब भी कोई महामारी आती है तो हमारे सारे समाज में इतनी ही भयानक स्थिति हमें देखने को मिलती है।
इसमें फिर जो सियारों का क्रंदन, पेचक की डरावनी, मतलब कि जब क्रंदन माने क्या होता है, बिलाव, सियार माने गीदड़, मतलब गीदड़ के बोलने की आवाज़ कभी कभी सुनाई देती है, जो कि इस सन्नाटे को समाप्त करने की, बेधने की कोशिश करती है। पेचक माने जानते हैं? पेचक माने होता है उल्लू। क्या होता है? उल्लू। पेचक माने उल्लू। पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी इस निस्तब्धता को, अर्थात जहाँ आवाज़ नहीं है, कोई गति, सब बिल्कुल एकदम गतिहीन है, कहीं गति रुक गई है, उसको भंग कर देने की ताकत रखती है। गांव की झोंपड़ियों में करहाने के सिवा और कै करने की आवाज़, क्या मतलब उल्टियाँ होंगी, ठीक है। झोंपड़ियों में सिर्फ कराहने की आवाज़, क्योंकि सभी उस दर्द से पीड़ित हैं, और दर्द से पीड़ित व्यक्ति हमेशा कराहने की ही आवाज़ उसकी आ रही है। जैसे हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती है। जब सभी पीड़ित लोग उल्टी या मतलब क्या करते हैं, तो सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई पड़ती है, हे राम हे भगवान, और कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। चारों तरफ निस्तब्धता है, अर्थात कि गतिहीनता है और सन्नाटा है। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ की आवाज़ पुकारते हुए सुनाई पड़ते हैं। जो बीमार बच्चे हैं, कभी कभी वह उनके क्योंकि बीमारी के कारण इतने कंठ निर्मल हो गए हैं, बस उनकी मुँह से कभी कभी माँ माँ का जो सुर दिखाई देता है, कभी कभी वह भी सुनाई देता है। पर रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी, मतलब कि जो रात्रि भयानक थी, निस्तब्ध थी, ये गतिहीन थी, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती। कुत्तों में परिस्थितियों को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। जो कुत्ते होते हैं वे एक, उनकी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं अचूक होती हैं, जो पहले ही किसी अनहोनी या होने का उन्हें आभास हो जाता है, ठीक है। इसलिए वे भी उस परिस्थिति को वहाँ पर जैसे कि शांत है। वे दिन भर राख के घोरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर मन मारकर पड़े रहते थे, अर्थात कि जो राख के ढेर हैं उन पर अपने आप को सिमटा कर, मतलब इकट्ठे से होकर सिकुड़ कर मन को मारकर वहाँ बैठे रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे, मतलब संध्या या गंभीर मतलब शाम का समय होने पर या जिस भी टाइम ऐसी विपदा के समय, आपदा के समय सभी लोग मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती सिर्फ पहलवान की ढोलक, क्योंकि सभी उस महामारी से परेशान होते थे, कोई उसका सामना करने में सक्षम नहीं था। तो और कभी कभी बस सब इकट्ठे होकर एक साथ या संध्या के समय रो लेते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती थी, क्योंकि रात्रि ऐसा नहीं है कि वह रुके। उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती थी पहलवान की ढोलक। संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती। कौन? जब पहलवान ढोलक बजाने लगता तो उसकी एक ही गति से ढोलक लगातार बजती रहती, जिससे आवाज़ आती चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। पहलवान ने उस ढोलक को जो क्योंकि अपना गुरु मान लिया था, तो उसे उसमें एक आवाज़ आती थी। जब वह उसे बजती ढोलक, तो चटदा गिड़दा, चटदा गिड़दा की जो आवाज़ आती, तो उसे उसमें से लगता कि वो ऐसे कहता है कि आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटक चटदा, चटाक चटदा, यानी उठाकर पटक दे। फिर इसमें से पहलवान को आवाज़ आती कि उठाकर पटक दो, उठाकर पटक दो। यही आवाज़ मृत गांव में जैसे कि एक संजीवनी शक्ति का
काम कर रही थी। पहलवान की ढोलक कोई जो उस क्रूर आपदा के लपेटे में आए हुए थे, सभी उस संजीवनी की तरह उस ढोलक की आवाज़ सुनते रहते थे। लुप्टन सिंह पहलवान, यूँ तो वह कहा जाता था कि लुप्टन सिंह पहलवान को ऑल इंडिया भर के लोग जानते थे। कौन कहता था कि ये जाना जाता था कि लुप्टन सिंह को सभी इंडिया के लोग जानते थे, किंतु उसके ढोल जो इंडिया की सीमा शायद एक ज़िले की सीमा के बराबर ही, ज़िले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित हो जाते थे कि यहाँ लुप्टन सिंह का मकान है, तो उससे वहाँ के लोग अवश्य परिचित हो जाते थे। लुप्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में अनाथ बनाकर चल बसे थे। किसके? लुप्टन सिंह के। सौभाग्यवश शादी भी हो चुकी थी, और वरना वह माँ बाप का अनुसरण करता था। विधवा सास ने पाल पोस कर जैसे कि बड़ा कर दिया था। बचपन में वह गाय चराता और दूध पीता, कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुप्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई थी। जब लुप्टन सिंह ने यह काम शुरू किया था, तो क्योंकि जब लोग उसकी सास को बुरा भला कह जाते थे, तो उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने कसरत करनी प्रारंभ की थी। किससे? लोगों से बदला लेने के लिए। लेकिन नियमित कसरत ने किशोर अवस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल और ताकतवर बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा था। कौन? लुप्टन सिंह। लोग उससे डरने लगे, और सभी लोग दोनों हाथों को 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवान की भांति चलने लगा। मतलब ये पहलवान के लिए बताया, लुप्टन सिंह के लिए, कि अपने हाथों को इस तरह से 2 डिग्री पर, मतलब इस तरह से फैलाकर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए दूरी तक फैलाकर वह पहलवानों की तरह चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। कौन? लुप्टन सिंह। एक बार एक दंगल में जब श्यामनगर मेला लग गया, पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे नहीं रहा। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में जैसे कि बिजली कड़क उठी। जब हमसे कोई भी कार्य आता है और वह यदि कोई दूसरा कर रहा हो और गलत करता हुआ हो, तो हमारे मान लिया हृदय में एक तार उठने लगते हैं और हम उसको करने के लिए उतारू हो जाते हैं, अर्थात कि झटपट हम उसमें कूद पड़ते हैं करने के लिए। तो हमसे नहीं रहा जाता। मान लिया जो भी कार्य हमसे आता है, हम उसे कुछ कमज़ोर होते हुए नहीं देख सकते, फिर हमें लगता है हमें क्यों ना अपने आप करके दिखाया जाए। यही लुप्टन सिंह के साथ भी हुआ। उन्होंने जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उनकी नसों में जैसे कि बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चों को चुनौती दे डाली। जो पहलवानी कर रहे थे उस टाइम पे, वे समझो वहाँ पर शेर माने जाते थे, बहुत ही बहादुर माने जाते थे। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले श्यामनगर मेले में आया था। कौन? लुप्टन सिंह। वह अपनी किसके साथ आया? पहलवान बादल सिंह के साथ, मतलब कि गुरु के साथ श्यामनगर में मेले में आया। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवान के गिरोह के समय जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चों की टाइटल्स प्राप्त कर ली थी।
किसने? लुट्टन सिंह ने। जो चांद सिंह था वहाँ का, जो बहादुर पहलवान था, उसको हरा दिया था और उसने मानो कि अपने आप शेर की उपाधि वहाँ पर धारण कर ली थी। जो चांद सिंह की थी उसे छीनकर वो लुट्टन सिंह को दे दी गई थी। जो शेर के बच्चे का टाइटल उसे मिला हुआ था, अब वह लुट्टन सिंह को मिल चुका था। इसीलिए वह दंगल के दौरान के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी ढुलकी लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उसे लड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उसे देखकर ही घबराते थे। अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता रहता था। मतलब कि पहले जो चांद सिंह था तो वह तरह तरह से दहाड़े मारता था और अपने आप को शेर बताता था, लेकिन लुट्टन सिंह ने जब आए और लड़ना शुरू किया तो उनको हरा दिया और यह सारा ताज जैसे कि लुट्टन सिंह को मिल चुका था। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगी। चैप्टर आपका काफ़ी बड़ा है, ठीक है। थैंक यू।